बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की, और सबसे पहले बात होगी मौसम में गर्मी की, क्योंकि हर कोई बात कर रहा है गर्मी के हवाले से, और गर्मी से इंसानों के अलावा चरिंद परिंद भी हलाकान हो रहे हैं। पंजाब समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है, जबकि महकमा मौसमियात ने हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया और लाहौर में भी गर्मी का राज है। तो दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। एक्सपर्ट्स तो बता ये भी रहे हैं कि शहरियों को एहतियाती तदाबीर अमल करने की मुकम्मल हिदायत जारी की हैं, लेकिन शहरियों को भी चाहिए कि उन एहतियाती तदाबीर पर फौरी तौर पर अमल करें। बहावलपुर में सूरज आग बरसाएगा, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत वहां पर 45 डिग्री सेंटीग्रेड को जाएगा, जबकि पीटीएमए ने भी हीट वेव बढ़ने का अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि महकमा मौसमियात ने सूबा बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान भी जाहिर किया है, और मौजूदा गर्मी की सूरत हाल की वजह से महकमा तालीम ने हीट वेव के पेश नजर तालीमी इदारों में जल्दी छुट्टियां देने का फैसला किया है, जो कि अच्छा फैसला है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों की तारीख तीसरी मरतबा जो है वो चेंज की गई है, और सूबे भर में सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में 25 मई से कहा जा रहा है कि स्कूल्स बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन इसका बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है, लेकिन ये जो छुट्टियां हैं वो 25 से लेकर 31 मई तक हैं। तो स्कूल जो हैं वो बच्चों के बंद रहेंगे, तकरीबन यूं कह लीजिए कि एक हफ्ते का ही टाइम दिया गया है। और लेट्स सी कि उधर कराची में क्या सूरत हाल है, क्योंकि वहां पर भी मुमकिन है हीट वेव के पेश नज़र जो सेकेंडरी बोर्ड है वहां पर कराची के तहत जारी 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात जो हैं वो मुलतवी कर दिए गए हैं, और यही वजह है कि गर्मी की वजह से बच्चों को महफूज रखने के लिए इस किस्म के इकदामात उठाए जा रहे हैं। तो जो इदारे हैं वो तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी से महफूज रखा जा सके, लेकिन एज इंडिविजुअल हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, अपनी सेहत के हवाले से उसको भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और उस प्रोग्राम में आगे चलकर हम लोग इंशाल्लाह बात भी करेंगे, लेकिन अभी बढ़ते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। हीट वेव का खतरा, स्कूल्स में छुट्टियों का प्लान तब्दील। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर कैसे तबाह हुआ, कोताही या साजिश? लापता अफराद केस अदालत और हुकूमत आमने सामने। पाकिस्तान में महंगाई मजीद कम होगी, वर्ल्ड बैंक ने खुशखबरी सुना दी। जी, तो ये टॉप स्टोरीज है हमारे आज के प्रोग्राम की, जिस पर हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले गुफ्तगू कर लेते हैं कल होने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। और हमने देखा कि अज़रबैजान से वापस आते हुए ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर किस तरह गिरकर तबाह हुआ, और न सिर्फ वो बल्कि उन समेत जितने भी ऑफिशल्स थे वो भी इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। हेलीकॉप्टर ईरानी सूबे तबरीज़ जाते हुए मौसम की खराबी के बाद हादसे का शिकार हुआ और घने जंगल में गिरकर तबाह हुआ, जबकि तमाम लाशें मुकम्मल तौर पर जल गई। इब्राहिम रईसी ने इतवार को सूबे का दौरा कर रहे थे, जहां उन्होंने अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूफ के साथ मिलकर दोनों ममालिक की सरहद पर एक डैम मंसूबे का इफ्तिताह किया। और फिर सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे को मशरिकी वुस्ता में जारी तनाज़े के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे सवालात मौजूद हैं कि क्या ये कोई साजिश है या फिर ये वाकई एक गैर मामूली हादसा है। दूसरी बात ये भी है कि जो अज़रबैजान के सदर हैं उन्होंने भी जब इस डैम का इफ्तिताह किया तो जो मीडिया टॉक की उन्होंने वाज़ेह तौर पर बरबला इस खदशे का इजहार किया कि कुछ लोग हमारे इस मुलाकात से, इस विजिट से खुश नहीं हैं। उनका इशारा किस तरफ था, इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर मंसूर जाफर साहब। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा, एक ऐसा खदशा कि जिसका इजहार हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है, इब्राहिम रईसी की मौत का असर आपको क्या लगता है पूरे खित्ते पर पड़ेगा? ये वाकई आपको एक गैर मामूली हादसा दिखाई देता है या फिर कोई साजिश है बहुत बड़ी? देखिए जी, इस वक्त तहकीकात का बाकायदा आगाज ईरानी हुकूमत ने कर दिया है जी। तो मैं समझता हूँ कि कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट या कोई ऐसी जजमेंट देना शायद कबल वक्त होगा, ये जो इसके नतायज खासतौर तहकीक के नतायज पर असरअंदाज हो सकता हो। लेकिन ये बात तय है कि इस वक्त ईरान के अंदर जो आलमी पाबंदियाँ पिछले 40 साल से मुख्तलिफ मराहिल में अमेरिका की तरफ से आयद रही हैं, उसके नतीजे में ईरान का जो अपना बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ख़ास तौर पे जो जदीद मशीनरी जिसमें उनके फाइटर जहाज और दीगर उनके जो एविएशन का जो इक्विपमेंट है, उसके स्पेयर पार्ट्स यकीनन उनके पास फराहम होना मुश्किल अमल है।
اور یہ ایک امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس جہاز کی جو ہے وہ پراپر مینٹیننس نہیں تھی، اگرچہ ایک یہ صدارتی انٹوراج میں چلنے والا جہاز تھا، لیکن جو ابتدائی تحقیقات یا ابتدائی شواہد سامنے آئے ہیں اس میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک موسمی شدت تھی جس کے نتیجے میں جہاز گر گیا. لیکن اس کے بعد اتنے بڑے عرصے تک اس جہاز کا لاپتہ رہنا جو ہے یہ ایک خدشے کو جنم دیتا ہے کہ آیا وہاں پہ جو وارننگ سسٹم ہوتا ہے اس طرح کے جہازوں کے اندر وہ کسی نے پرواز سے پہلے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا تھا کہ اگر اس جہاز کو کوئی حادثہ ہوتا ہے تو بہت دیر تک جو ہے اس تک رسائی نہ ہو سکے. لیکن ایسے معاملات میں اگر لوگوں کو ارلی ریسکیو کر لیا جائے تو زندگی بچانے کے امکانات ہوتے ہیں، امکانات قوی ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں منصور صاحب. لیکن جتنی بڑی شخصیت ایرانی صدر رہے ہیں، جو مقام ان کو ملا، جس طریقے سے انہوں نے اپنے جو دیگر ممالک کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کیا، جس میں سعودی عرب ہے، جس میں چائنا ہے، اور پھر ابھی ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے حوالے سے جو ان کا موقف رہا ہے اور فلسطینیوں کے حوالے سے جو انہوں نے ایک ہمت کا مظاہرہ کیا، وہ بہت کم کیا کہتے ہیں شخصیات میں یا اتنے اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے افراد میں دیکھنے کو ملتا ہے. ان کی جو لیگیسی کی وجہ سے ایران کو ایک تقویت ملی. آپ آگے ایران کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایران نے ایک بہت بڑے لیڈر کو کھویا ہے. اس میں کوئی شک نہیں جی کہ یہ ایران کے لیے اور ان کے سیاسی منظرنامے کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے. اور اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں اس وقت جو فلسطین کے اندر کشمکش یا جدوجہد جاری ہے، یہ ایرانی صدر جو ہے اس کے بہت بڑے سرپرست تھے اور بہت جسے کہنا چاہیے کھلے عام ببانگ جوہر جو ہے فلسطین کاز کو دامے درہم سخنے جو ہے وہ سپورٹ کرتے تھے. اور ان کا اس طریقے سے اچانک منظر عام سے چلے جانا، نہ صرف ان کا بلکہ ان کے جو دست راز جو وزیر خارجہ ہے، جو اس قضیے کو خاص طور پہ مسئلہ فلسطین کو اس طرح دنیا کے عالمی فورم پر وہ ہائی لائٹ کرتے تھے اور اس کے لیے رائے عامہ ہموار کرتے تھے، تو یہ فلسطینیوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا اور بہت بڑا نقصان ہے. اور امریکہ یقیناً اس سارے قضیے سے جس طریقے سے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل تو وہ چور کی داڑھی میں تنکا والی بات ہے. اگرچہ کسی نے کوئی ایسا فنگر پوائنٹ نہیں کیا ان کی طرف کہ اس میں وہ ملوث ہیں، لیکن ان کے دل کا چور جو ہے وہ ان کے بیانات کی شکل میں اور سامنے آ رہا ہے. اور جب آپ نے امریکی سٹیٹمنٹس کے حوالے سے بات کی نا، تو منصور صاحب یہ بھی باتیں سامنے ہیں ان کے کچھ سینیٹرز کے حوالے سے کہ دنیا کے محفوظ ہونے کی باتیں، کہ دنیا کو کسی بڑے خطرے سے بچایا جا رہا ہے. اس قسم کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ یقینی طور پر جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے، کہ واقعی ان امکانات کو روشن کرتے ہیں. جی اس میں کوئی شک نہیں جی کہ ایران کی جو مخاصمت ہے امریکہ کے ساتھ، اور خاص طور پہ ابھی ریسنٹلی جس طریقے سے ایران نے رسپونڈ کیا تھا اسرائیل کے اٹیک کو، وہ امریکہ کو یقیناً ایک آنکھ نہیں بھایا. اور اس سے پہلے خود جب سن 2000 میں جب اٹیک کیا گیا ان کے جو پاسدارانہ انقلاب کے جو رہنما تھے قاسم سلیمانی، ان کو عراق میں ہٹ کیا گیا، تو اس وقت بھی ایرانی یہی صدر تھے اور انہوں نے جو ایک بہت ہی جواب دیا اس حملے کا اور عراق کے اندر امریکی اہداف کو جو ہے وہ نشانہ بنایا. تو یقیناً یہ امریکہ اور اسرائیل کی آنکھ پہ کھٹکتے تھے اور اس حوالے سے ان کے مختلف اعلانات ان کی جان لینے کے حوالے سے، ان کے ملک کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے وہ ریکارڈ پر ہے. اور یہ تمام چیزیں تحقیق کے دوران یقیناً اس کا بھی ایک ایویلویشن کی جائے گی. جو رئیسی صاحب سے اس حوالے سے یونیک لیڈر تھے ایران کے، کہ یہ بہت اوائل عمری میں جو ہے 5 برس کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ایک سیلف میڈ شخصیت کے طور پہ پروموٹ کیا اور اپنے آپ کو مختلف علمی درجات اور جو سیاسی اور خاص طور پہ جو ایران کے اندر ایک جو دینی مختلف مدارس ہیں وہاں سے یہ فارغ التحصیل تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی قانون اور بالخصوص یہ عدلیہ جو ایران کی عدلیہ ہے اس کے پروسیکیوٹر جنرل بھی رہے ہیں، اور ان کا ایک بڑا اہم رول رہا ہے ایران کے اندر، جو خاص طور پہ ماضی میں جو حکومت مخالف اس نوعیت کی تحریکیں یہ چلتی رہی ہیں ان کے لوگوں کو پینلائز کرنے کے حوالے سے، ان کو سزائیں دینے کے حوالے سے. اور یہ جو ایران کے روحانی پیشوا ہیں جو ان کے اس وقت رہبر اعلیٰ ہیں علی خامنائی، ان کے بہت قریبی سمجھے جاتے تھے اور ایک لحاظ سے ان کو ان کا جانشین بھی خیال کیا جاتا تھا. جی بالکل بالکل.
जानशीन तस्वुर किया जाता रहा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मंसूर साहब, यहाँ पे मैंने जिस तरह से कहा ना कि सिर्फ एक ईरान को ही इस चीज़ का दुख नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा, बल्कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं कि जिनके ईरान के साथ बड़े ही दरीना ताल्लुकात हैं, जिनमें से पाकिस्तान भी एक है। पाकिस्तान भी एक अच्छे दोस्त से महरूम हुआ है, और उस पर स्पेशली फ़लस्तीनी, जिन्हें बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी ईरान की हुकूमत से, ईरानी सदर से। सबसे ज़्यादा आप क्या समझते हैं कि फ़लस्तीनियों का मोराल किस हद तक डाउन हुआ होगा जब ये खबर उन तक पहुंची होगी? यकीनन जी, फ़लस्तीनी जो है ईरान की जो सपोर्ट है, ख़ासतौर पर उनकी क़यादत का जो मौक़िफ़ है बड़ा दिलेराना, उसको बड़ा वैल्यू करते थे और उसके अपने लिए बहुत बड़ा सहारा ख्याल करते थे। क्योंकि आप देखिए कि फ़लस्तीन जो है वो ख़ित्ते के जिन अरब मुल्कों के अंदर घिरा हुआ है, उनके यहाँ तो ये जुर्रत और बहादुरी जो है वो नापैद होती जा रही है। और यही वजह है कि इसराइल एक छोटा सा मुल्क होने के नाते, और अगर उसका अमेरिका सरपरस्त ना हो और उसको इस तरीके से मगरब और यूरोप की आशीर्वाद हासिल ना हो, तो वो कभी भी अरबों के उस यानी हिसार में जो है वो जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन उन अरब मुल्कों ने अपना जो सियासी और सफारती वजन है वो इसराइल के पलड़े में डाला, उसे तस्लीम किया, और जो फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ और उनके साथ आज भी जो इस वक्त मज़ालिम रवा रखे जा रहे हैं, वो एक लिहाज से इनडायरेक्टली इसराइली का साथ दे रहे हैं। कभी वो अपने रफा की क्रॉसिंग बंद करके, कभी वो इसी नौयत के इक़दामात के जो उर्दन की तरफ से देखने को मिलते हैं, जो उनके इसराइली सफारतखाने के सामने अगर मुजाहरा भी होता है तो वो भी वहाँ की उर्दन की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे में जब अब आप देखते हैं कि जितने बड़े पैमाने पे ईरान के अंदर, ईरान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, ख़ासतौर पर जो ईरानी इनकलाब के जो बानी थे इमाम ख़मैनी, उन्होंने जो एक कॉल दे रखी थी कि जो रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है वो यौमुल कुद्स के तौर पे दुनिया भर में मनाया जाता है। और आज भी इसी तमतराक से और इसी शान शौकत से, और ख़ास तौर पे इस गज़ा की जंग जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी रही, इतने बड़े पैमाने पे ईरान के अंदर और दुनिया भर में रैलियाँ हुई हैं, तो वो एक लिहाज से इनडायरेक्ट रिकग्निशन है इस काज के हवाले से। जो भी माइलस्टोन सेट किए हैं ईरानी क़यादत ने या उनके बानियों ने, यकीनन वो लायक तहसीन है। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर जाफर साहब, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर, हमारे साथ मौजूद थे, तज्ज़िया दे रहे थे ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत के हवाले से कि जो पीछे कुछ ऐसे अनासर कारफरमा हो सकते हैं कि जिससे इस बात का सबूत मिल सके कि आया कि ये वाक़या एक गैर मामूली वाक़या रहा या फिर ये किसी की साजिश थी। इस पर इन्वेस्टिगेशन तो ईरान की तरफ से शुरू कर दी गई है, लेकिन यकीनी तौर पर यह बहुत बड़ा सानहा है कि जिससे ईरानी कौम का बाहर निकलना अभी फ़िलहाल इतना आसान नहीं होगा। और ये भी देखना है कि खुदा ना खास्ता कि अगर कुछ ऐसे शवाहिद मिलना शुरू होते हैं जो किसी साजिश की तरफ इशारा करते होंगे, तो क्या ये एक खित्ते में इश्तियाल भी ला सकता है। एनीवेज, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक के बाद बात करते हैं वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब के इस बयान की जो उन्होंने शायर अहमद फरहाद केस में दिया है। और उस पर हमने देखा कि जिस तरीके से वो बयानात दे रहे हैं, यूँ लगता है कि जैसे एक मज़ामती बयानिया हुकूमत की तरफ से सामने आया है। उन्होंने कहा कि मामला हल ना होने पर जिम्मेदारी पुलिस को सौंपी जाती है और शायर अहमद फरहाद का मुकदमा अदालत में है। मुझे अदालती रिमार्क्स पर हैरत हुई है कि अगवा केस में वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की अदालत तलबी के बाद जज का मैंडेट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ारत दिफा कह चुकी है कि अहमद फरहाद उनके पास नहीं है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि हर इदारा अपने दायरा कार में रहकर काम करे। मुनसिफ वैसे भी बहुत तहम्मुल मिजाज होता है, तहम्मुल और बर्दाश्त से आईनी जिम्मेदारियां अदा करना होंगी। दूसरी जानिब बानी पीटीआई को इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में बरी कर दिया है और उनके साथ साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को बरी कर दिया गया है। अली नवाज अवान, फैसल जावेद, कासिम सूरी और राजा खुर्रम नवाज को भी बरी कर दिया गया है। जबकि साबिक वज़ीर आज़म शाह खान अब्बासी के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि इमरान खान जिस रास्ते से आए हैं, मौजूदा हुकूमत भी उसी रास्ते से आई है। और अपनी नई सियासी जमात के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि सियासी जमात एक दिन में नहीं बनती, अगले माह तक सियासी जमात वजूद में आ जाएगी। इसके अलावा वो आपको ये भी बताते चलें कि हित्तक के इज्जत बिल के बारे में जो कि पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया है और वजीर पार्लिमानी अमूर मुस्तफा शुजाउर रहमान ने बिल ऐवान में पेश किया। बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर होगा। तो ये अहम लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर हाशिम खाकवानी साहब। खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं
आजम नज़ीर तारा साहब के इस बयान के हवाले से जिसमें वो और अदालत अब आमने सामने हैं, ये बताइएगा ये जो स्टेटमेंट है उनकी लग ऐसे रहा है कि एक हुकूमती बयानिया और जो अदालती रिमार्क्स हैं या जो जज साहब सोचते हैं वो दोनों में एक टकराव का जो अमल है वो फलता फूलता हमें दिखाई दे रहा है। ये किसके लिए नुकसानदेह हो सकता है, हुकूमत के लिए या फिर अदालती वकार जो है जिस पर अदालत ने अपने रिमार्क्स दिए हैं उसको भी पॉइंट आउट कर सकता है? आपने बड़ी अहम बात सवाल किया। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा नुकसान देते ये पाकिस्तान के लिए होगा। अगर यहाँ पे अदालत का और हुकूमत का टकराव हो तो मेरे ख्याल उसका अच्छा दास्तान मिलेगा। और मुस्तबिक नून को तो इसकी तो बहुत एहतियात करनी चाहिए, इसलिए एहतियात करनी चाहिए कि नून लोग जब भी ऐसा वाकया होता है, वज़ीर कानून या वज़ीर इत्तलात आके बात करें हाई कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से या जजेस के हवाले से भी ऐसा हो, तो हमें वो 90s का 97 की बात का नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी जब सुप्रीम कोर्ट पर बाकायदा हमला हुआ था, उस वक्त इसी तरह की टेंशन पैदा हो गई, मामला खराब होती थी तो वो याद आ जाती है। तो वो बहुत ही एक नेगेटिव सी और बहुत ही मनफी सा वाकया था उस वक्त जो हुआ था। मेरा ख्याल है इनको कशीदगी कम करनी चाहिए और अदालतों में जज साहबान जजेस अपने रिमार्क्स दिया करते हैं कि पहली बार तो नहीं हुआ जजेस, और खासतौर पे अगर वो मामला किसी आम शहरी का हो उसको उठाए जाने का हो तो अदालतें जरा थोड़ा सा एक्टिव बाजुकात परसू करती हैं मामला को, का जो रिमार्क्स आते हैं चीज आती है। मेरे ख्याल इस मसले को हल होना चाहिए और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अच्छा तासर नहीं पड़ता। और आपने देखा होगा कि भी अभी चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी मोटो नोटिस दिया हुआ है फैसल वाना साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें मुस्तफा कमाल भी बल्कि जी उन दो के हवाले से था। तो ये जो मामला जिस तरह जा रही हैं वो रिजॉल्व होने चाहिए और मेरा ख्याल है हुकूमत को ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। जजेस तो ज़ाहिर है तहम्मुल का मुजाहरा करते ही हैं और करते आ रही है, हुकूमत को भी तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। और आगे अगर वज़रा इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उससे भी कोई ज्यादा अच्छा असर नहीं पड़ता। अच्छा, वैसे सिर्फ ये तारड़ साहब ही नहीं, कल मैं एक प्रोग्राम देख रही थी, हनीफा बासित साहब उस प्रोग्राम में शिरकत किए हुए थे और वो भी खैर नवाज शरीफ साहब की एक गुफ्तगू के हवाले से जो उनकी 2 रोज पहले की मजलिस आमला की इजलासी गुफ्तगू थी उसके हवाले से कह रहे थे कि हमें उन लोगों से मसला नहीं है कि जिन्होंने हमारे हुकूमत को पलटाया, हमें उन जजेस से मसला है कि जिन्होंने उस फैसले पर अमल दरामद किया। तो आपको लग रहा है कि आगे चलकर आने वाले दिनों में एक वो जो मज़ाहमती बयानियां जनरेट करने की कोशिश की जा रही है वो अदालतों और हुकूमत के दरमियान पैदा होता हुआ आपको जन्म देता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मज़ाहमती बयान क्या होता है? ये तो कोई मज़ाहमती बयान नहीं कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजेस के खिलाफ बयान देंगे, तो कोई मज़ाहमती बयान नहीं। ये तो बेसिकली जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाला बयान ही है। हुकूमत के काम आप याद रखें बुनियादी असूल ही होता है, हुकूमत का काम होता है कशीदगी कम करना, मामलात को नॉर्मलाइज करना, क्योंकि उसने आगे बढ़ना होता है। हुकूमत ने काम उसकी जिम्मेदारी तो शहबाज शरीफ साहब ने ले रखी है ना, नवाज शरीफ साहब तो किसी और ही बयानिए पे चलने के लिए तैयार हुए नजर आ रहे हैं। देखें, हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो बेसिकली तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है। नवाज शरीफ साहब की अपनी साहबजादी ही चीफ मिनिस्टर है, तो अगर मामला ठीक रहेंगे, हुकूमत चलती रहेगी, अगर तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को ही अल्टीमेटली फायदा तो उनको होना है। उनकी साहबजादी ही चीफ मिनिस्टर है। अगर पंजाब में इनकी पार्टी डिलीवर करती है और डिलीवर करने पे तो जो देती है कि मेरा तो सीधा साधा पॉइंट ये है कि लोग बहुत तंग हैं, परेशान हैं, महंगाई और बेशुमार मसाइल है, तो हुकूमत को उस पर फोकस करना चाहिए। एग्जैक्टली इस वक्त मुश्किल में अवाम है, ना कि कहते हैं हुकूमत इस वक्त मुश्किल में है या फिर नवाज शरीफ साहब मुश्किल में है। अच्छा, एक और अहम मामला, कल हमने देखा कि किस तरीके से बानी पीटीआई को 9 मई के मुकदमे में थोड़ा सा रिलीफ मिला कि वो तोड़ फोड़ वाले मामलात में जो थे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, इसके अलावा कुछ और सियासी रहनुमा उनकी पार्टी के, उनको भी मुकदमात में रिलीफ मिला। लेकिन आपको लगता है कि एक तरफ तो यहाँ पे रिलीफ हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ ये बातें भी जन्म ले रही हैं और कयास आ रही हैं कि नैब के कुछ ऐसे केसेस हैं कि जिनमें कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उनको डायरेक्ट इन्वॉल्व किया जा सकता है, कुछ ऐसे मुकदमात भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो मुझे बिल्कुल वैसे ही लग रहा है कि जैसे एक तरफ हुकूमत पेट्रोल की प्राइस कम कर देती है और बिजली की नर्ख बढ़ा देती है, इसमें आपको लगता है कि कोई रिलीफ की फिजा बन जाएगी, कोई सियासी फिजा बेहतर होगी, या उल्टा यही होगा कि यहाँ से केस खत्म तो वहां से केस शुरू? इस वक्त तो कोई ऐसा फौरी रिलीफ का कोई इम्कान नहीं लग रहा, और अगर रिलीफ का होता जिस आपने कहा उसका इशारा यही होता है कि आप नए केस न बने या हुकूमत की तरफ से थोड़ा सा नरमी का रवैया हो,
तो ऐसा तो नहीं नजर आ रहा, ये तो मसाइल चल रही है, लेकिन बिहाइंड द सीन कोशिशें जारी हैं, अभी भी कोशिशें जारी हैं जो मतलब, और मैं समझता हूँ उन लोगों की नीयत बहुत अच्छी है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम हो, और ताकि सियासी इस्तेकाम से ही माशी इस्तेकाम जुड़ा हुआ है। तो जो लोग चाह रहे हैं कि कशीद भी कम हो, एस्टेब्लिशमेंट में और तहरीक इंसाफ में भी कम हो, वो लोग अगरचे बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि कम होगा, बज़ाहिर तो मामला ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं, इसके बावजूद भी ये लोग कोशिशें कर रहे हैं, कुछ लोग कोशिशें कर रहे हैं, तो वो अपनी जगह काबिल तारीफ है उनकी कोशिश है। और हम सब की यही दुआ होनी चाहिए कि किसी तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का तरीका यही है कि आप अपोजिशन को कॉर्नर ना किया जाए, उनको दीवार से ना लगाया जाए, और उनके मामला में कहीं ना कहीं रिलीफ मिले। लेकिन खाकवानी साहब, हाँ जी जी मेरा जो पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये भी है कि जो ट्रिब्यूनल वाला मामला है उसको भी तेज होना चाहिए इलेक्शन में। देखें एक पॉलिटिकल टेंशन की एक बहुत बड़ी वजह ये है इलेक्शन में एतराज़ात। तो जहां जहां पे ऐसे मसाइल हैं, जहां जहां पे रिलीफ मिल सकता है, वहां पे सीटें अगर पीटीआई की अगर बनती हैं वहां पे, और तो वो रिलीफ मिलना चाहिए। प्रोसेस में भी आप देखें ना, वो भी स्लो जा रहा है उस प्रोसेस बिल्कुल ऐसे। अच्छा खाकवानी साहब, अभी आपने अपनी गुफ्तगू करते वक्त एक जुमला बोला था कि अगर ऑपोजिशन को कॉर्नर ना किया जाए तो बेहतर होगा, लेकिन आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ ऑपोजिशन को ही नहीं बल्कि हर उस आवाज को कॉर्नर करने की कोशिश कर रही है जो उनके खिलाफ उठेगी? अभी हमने देखा कि इज़हार राय आज़ादी का जो दूसरी तरफ का जो बिल है उस पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उसको मंजूर भी किया जा रहा है, सहाफियों की बात तक नहीं सुनी जा रही, कहा ही जा रहा है कहते कि इज्जत का बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया है, और दूसरा ये भी कि अब कोई शख्स जो है वो अपनी बात खुलकर कह नहीं सकेगा। तो यहाँ पर आपको लग नहीं रहा कि हर उस आवाज को कॉर्नर करने की जरूरत आन पहुंची है हुकूमत को जो कि उनके खिलाफ उठेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही खौफनाक बात है। कल पाकिस्तान की तमाम सहाफी तंजीमों ने, सहाफी ग्रुपों ने इकट्ठा होकर उसको गैर मशरूत तौर पर इसकी मजम्मत की है। और आप देखें ना, ये कितनी एक अफसोसनाक बात है कि आप एक अहम बिल ला रहे हैं, बिल लाने से पहले आपको स्टेक होल्डर से मशवरा करना चाहिए ना। ये क्या बिल लेकर आ जाए और उसके बाद इलेक्शन हो, शोर मचे, हंगामे हो, एजिटेशन हो। और ये भी हुकूमत को समझना चाहिए कि अपोजिशन भी एक एहतजाजी तहरीक की तरफ बढ़ रही है, अपोजिशन के जो एक्टिविटीज उस तरफ चल रही है, तो उसके साथ आप अगर वकला भी शामिल हो जाए, सहाफी भी शामिल हो जाए, तो दीगर जो पोलिटिकल ग्रुप्स है वो भी शामिल हो जाए, तो अगर ऐसी तहरीक, एहतजाजी तहरीक का या अपोजिशन के जो एक बिल्डअप हो जाए हुकूमत के खिलाफ, तो उसका नुकसान इनको ही होगा ना। बहरहाल इनके पास उस तरह की बड़ी पब्लिक सपोर्ट नहीं है। इलेक्शन जो है उसके बाद से भी जो मामला जो पोस्ट इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन के मौके पे, और एक तासुर था कि एक बड़ा जो अवामी मैंडेट है वो भारत तहरीक इंसाफ की तरफ तो जिन कंपोनेंट्स की तरफ इशारा आपने दिया है उससे तो वैसा लग रहा है कि हुकूमत इस किस्म के बिल्स लाकर खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने की तैयारी कर रही है। इज दैट सो? देखिए, हुकूमत में एक फ्रस्ट्रेशन है, और वो चूंकि आज उनको समझ नहीं आ रही कि इस तरह करने से आप सोशल मीडिया को बंद नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। सोशल मीडिया में क्रिटिसिज्म होगा, कोई भी हुकूमत हो। अब यहाँ पे नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में चल रहा है, हमारे पॉसिबल इंडिया में भी चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, यूरोप में चल रहा है, हर जगह सोशल मीडिया वाइब्रेंट है। वहाँ पे क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, खुल के बात भी हो रही होती है, लोग मीम्स बना रहे होते हैं, मजाक भी उड़ा रहे होते हैं, तो ये सब चीजें चल रही हैं। जो पहले काम प्रिंट मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में होता था, अब वो ज्यादा सोशल मीडिया तरफ शिफ्ट हो गया। तो पाकिस्तान में भी कोई भी हुकूमत आए, अपनी मीडिया को दोबारा दबाना या रिवर्स करना चीजें आसान नहीं है, बल्कि मेरा ख्याल है मुमकिन ही अब नहीं है। तो ये बात हमारी हुकूमत को समझ आनी चाहिए कि आई डोंट नो क्यों समझते उस बात को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आमिर हाशिम खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पीका एक्ट के हवाले से मैं बात कर रही थी यहाँ पर, और ऐसे में यूँ कह लीजिए कि पीका एक्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसमें सहाफ़ियों के लिए क्या कुछ रखा हुआ है, या फिर उनकी जो मौशी इस्तेसाल है उससे उनको कैसे रिलीफ मिल सकता है, इस पर बातचीत होनी चाहिए। सहाफ़ियों को दिए जाने वाले हुकूक के हवाले से बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि हुकूमत इस बात का तयन करे कि कोई उन पर उंगली उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। एनीवेज, आगे बढ़ते हुए एक अहम खबर है वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। इस्लामाबाद का इलाका थाना सुंबल, जिसकी हदूद में फायरिंग का एक वाक़या पेश आया है, और इस फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो चुका है, जबकि मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जरा ये बता रहे हैं कि जो वाक़या है वो टारगेट किलिंग का वाक़या नजर आता है। इसी बारे में बात करते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान राना हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, बताएगा पुलिस इस सिलसिले में मजीद क्या बता रही है?
جی بالکل، آج الگ صبح جو ہے تھانہ سنبل کی حدود میں ایک ٹارگٹ کلنگ کی جو واردات ہے وہ سامنے ہوئی ہے، جبکہ نامعلوم موٹر سائیکل سوار کی جانب سے گاڑی میں بیٹھے شخص پر فائرنگ کی گئی ہے۔ فائرنگ سے گاڑی میں بیٹھا شخص جو ہے وہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا ہے، پولیس کا یہ کہنا ہے، جبکہ موٹر سائیکل سوار نامعلوم ملزم جو ہے وہ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جو شخص کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی شناخت کی جا رہی ہے، جبکہ نامعلوم ملزم کی گرفتاری کے لیے جو ہے کوشش کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ کو عثمان رانا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ اسٹے ٹیونڈ، یہ پاکستان۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد بات کر لیتے ہیں کچھ ملکی معیشت کے حوالے سے، کیونکہ معاشی بحالی کے حوالے سے کچھ عرصے سے کافی مایوسی پائی جا رہی تھی، تاہم نہایت خوشائند بات یہ ہے کہ مایوسی کے بادل شاید اب ہٹنا شروع ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ذکر کیا کہ حکومت کی کاروبار دوست پالیسیوں کے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہ بات کس حد تک درست ہے، اس پر بھی بات آج ہوگی، کیونکہ اس کا سب سے بڑا ثبوت شاید اس لحاظ سے مل رہا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کا کئی ماہ سے مسلسل بلندی کی جانب گامزن رہنا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے باعث تیزی کا تسلسل برقرار رہا ہے، اور اس بات کا بھی مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ مہنگائی کی شرح 21.22% سطح پر آ چکی ہے۔ گندم، آٹا، ٹماٹر، پیاز، لہسن، پیٹرول اور ڈیزل سمیت 16 اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں خاصی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ دوسری جانب عالمی بینک کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال پاکستان میں مہنگائی کی شرح 15% تک رہنے کا امکان ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے IMF اخراجات کم کرنے کا پلان پیش کر دیا ہے، اور وزارت خزانہ کی جانب سے IMF کو پیش کیے گئے پلان میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت ایک سال میں 300 ارب روپے سے زائد کے اخراجات کم کرے گی۔ ابھی کیسے پاسبل ہوگا یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو وزراء ہیں ان کی شاخ خرچے، ان کی پروٹوکولز ابھی تک ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ بہرحال آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 15% اضافہ متوقع ہے، جبکہ وفاقی حکومت متعدد معاشی چیلنجز کے درمیان مالی سال 24 اور 25 کے لیے اپنے پہلے بجٹ کا اعلان جون میں کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان اور IMF کے درمیان ٹیکنیکل سطح کے جو مذاکرات ہیں، اس کے بعد پالیسی سطح کے مذاکرات کل سے شروع ہونے جا رہے ہیں، اور مذاکرات میں قرض پروگرام کے حجم اور میعاد کے تعین کے ساتھ ساتھ اگلے مالی سال کے بجٹ اہداف بھی طے ہوں گے۔ تو اسی بار سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر معیشت انم نعیم۔ انم، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ مہنگائی کی لہر میں خاصی حد تک کمی تو آئی ہے، عام آدمی کی مشکلات میں آپ کو لگتا ہے کہ بتدریج کمی آ رہی ہے؟ کیونکہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج روزانہ کی بنیاد پر نفسیاتی سطح عبور کر جاتی ہے، تو یہ صرف اسٹاک ایکسچینج کی حد تک ہے یا پھر لوگوں کو بھی اس کے ثمرات مل رہے ہیں؟ السلام علیکم جی دیکھیں، اگر آپ مہنگائی کی بات کریں تو مہنگائی اس وقت ہمارے ملک میں میکرو لیول پہ کم ہوئی ہے۔ نو ڈاؤٹ پیٹرول کم ہوا ہے، آٹا کم ہوا ہے، 15 سے 16 ایسی اشیاء ہیں جن کی پرائسز پہلی پرائسز کی نسبت کم ہوئی ہے، لیکن جب تک یہ مہنگائی مائکرو لیول پہ کم نہیں ہوتی تب تک ہمارے عام عوام جو ہے ان پہ افیکٹ نہیں آئے گا۔ میکرو لیول پہ کم ہونا مہنگائی ایک حد تک اپریشیٹیبل قدم ہے، لیکن دیکھیں جو ہماری فوڈ باسکٹ ہے، فوڈ باسکٹ کی جو نیسیسٹیز ہے، لائک چاول ہو گیا، دالیں ہو گئی، ان کی پرائسز ابھی تک وہیں پر ہی ہیں۔ ہماری جو قوت خرید ہے، قوت خرید اس قابل نہیں ہے کہ فوڈ باسکٹ کی چیزوں کو افورڈ کر سکے۔ ہمارے جو عام عوام ہے، عام آدمی، اس کی انکم ابھی یہاں تک نہیں پہنچی کہ وہ اپنی بیسک نیسیسٹیز کو پورا کر سکے۔ آپ دیکھیں پٹرول ہو گیا، آٹا ہو گیا، ٹھیک ہے اس سے چیزیں میکرو لیول پہ کم آئی ہیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ گریجولی چیزیں کم آئیں گی، ایسے نہیں ہوگا کہ رات کو۔ اچھا، لیکن اس میں مجھے یہ بتائیے گا انم کہ اس میں یہ سیزنل ایفیکٹس ہیں ان اشیاء کا جس کے والے سے آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، اس سے پہلے میں نے بھی کیا، کیونکہ پیاز بھی بڑی سستی ہو گئی، ٹماٹر بھی بڑا سستا ہو گیا، لیکن یہی بقرعید آنے والی ہے اور آپ دیکھیے گا کہ ٹماٹر بھی آسمان سے باتیں کرے گا، پیاز بھی آسمان سے باتیں کرے گی، یا پھر اس میں حکومت کی بھی کچھ پالیسیز کا کچھ عمل دخل ہے؟ دیکھیں ابھی تک جو جس طرح سے پالیسیز چل رہی ہیں، اقتصادی پالیسیز میں بہتری آئی ہے اور ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ آنے والے ٹائم میں اس چیز کو کنٹرول کیا جائے گا۔ اگر یہی پرائسز جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کا ہمیشہ ٹرینڈ یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے ایونٹس میں یہ رائز کر جاتی ہے، وہاں پہ ہماری پراپر سرویلنس ٹیم بنانی چاہیے، مانیٹرنگ ٹیم بنانی چاہیے جو حکومت کی مختص کی ہوئی جو ہماری اماؤنٹس ہے، جو چارجز ہیں، اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکیں۔ دیکھیں یہ چیزوں میں جو بڑھاوا لایا جاتا ہے یہ ریٹیلر لے کر آتا ہے، یہاں پر سرویلنس ٹیم اگر اسٹرانگ بنائی جائے گی تو اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ میکرو لیول سے مائکرو لیول پہ جب ہماری پرائسز نیچے آئیں گی تب جا کے عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ اب یہ پیرنٹلی اس حد تک عام آدمی تک یہ ریلیف نہیں آیا۔
अच्छा, ये जो जब हमारी हुकूमत इक्तिसादी पॉलिसियों की बेहतरी के हवाले से बात करती है और महंगाई में कमी के हवाले से भी कारफरमा नजर आती है, तो ये पॉलिसियां तश्कील देते वक्त जिस चीज़ की हवाला भी आपने दिया कि सर्विलेंस टीम का फाल होना और दूसरा है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों का फाल होना, ये हुकूमती तरजीहात का या हमारी गवर्नेंस का हिस्सा क्यों नहीं बनती? देखिए जी, हिस्सा इसलिए नहीं बनती क्योंकि हम लोग काफी अरसे से बहुत ही इंस्टेबिलिटी का शिकार रहे हैं। हम सियासी तौर पे अनस्टेबल रहे हैं, हम इकोनॉमी के हवाले से अनस्टेबल रहे हैं। जब तक हम चीजों को मुस्तहकम होकर नहीं चलेंगे, जब तक हम ऐसी इक्तिसादी पॉलिसियां नहीं बनाएंगे जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले, तब तक इस चीज का फायदा नहीं हो सकेगा। हम लोगों की पिछला हमारा ट्रेंड ये रहा है कि हमने कर्जे उठाए हैं पिछले कर्जे अदा करने के लिए। हमने उन लिए हुए कर्जों से ऐसी पॉलिसियां, ऐसी स्ट्रेटेजीज नहीं बनाई जिससे हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकें, जिससे हम छोटे छोटे कर्जे देकर अवाम को इस काबिल कर सकें कि वो एटलीस्ट अपना सर्कल चला सके। उनका सर्कल चलेगा तो इकोनॉमी का जो पहिया काफी हद तक जाम हुआ है वो सर्कुलेट हो सकेगा। वो सर्कुलेट हो सकेगा तो जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें आ सकेगी, इजाफा हो सकेगा। फीकस आमदनी जब तक नहीं बढ़ेगी, जब तक जीडीपी की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, तब तक ये चीजें एग्जैक्टली जो फीकस आमदनी के हवाले से भी आपने बात की है ना, मुझे ये बताइए कि क्या आम आदमी को रिलीफ सिर्फ हुकूमत की नजर में वही एक आम आदमी है जो कि एक सरकारी मुलाजिम है? क्योंकि उसके हवाले से भी सुनने में आ रहा है कि उसकी जो तनख्वाहें हैं वो 15% तक बढ़ाई जाएंगी, लेकिन वो आदमी, वो शख्स जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, क्या हुकूमत उसको आम आदमी के तनाजुर में नहीं देखती? क्योंकि यहाँ पर सरकारी मुलाजिमीन की तो तनख्वाहें बढ़ा दी जाएंगी, लेकिन मईशत का पहिया या इक्तिसादी पॉलिसियां कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी जो मुलाजिमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर सकें। देखिए, आम आदमी से मुराद वो इंसान भी है जो डेली वेजिस पे काम कर रहा है, जो डेली की दिहाड़ी कमा रहा है। आम आदमी से मुराद वो इंसान भी है जो मिडिल क्लास में आता है। आप अगर पिछला इकोनॉमिक का ट्रेंड फॉलो करें, पिछले ट्रेंड्स को नोटिस करें, तो हमारे ग्राफ में से जो मिडिल क्लास है वो काफी हद तक एलिमिनेट हो चुका है, जिसको हम आम अल्फाज में सफेद पोश तबका भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसके लिए इसके इक़दाम में ये करना चाहिए कि जैसे IMF ने भी शर्त रखी है कि टैक्स नेट बढ़ाया जाए। ठीक है, टैक्स नेट में बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि टैक्स नेट में फॉल नहीं करते, बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जो सिर्फ कैश में डील करते हैं जो कि टैक्स नेट में वन वे और दी अदर नहीं आते। उस टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, बजाय इसके कि वो लोग जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, वो लोग जो ऑलरेडी महंगाई के जिन से रोज शिकार हो रहे हैं, जिन पे महंगाई का जिन रोज हमला कर रहा है, उनकी बजाय टैक्स नेट को इस तरह बढ़ाया जाए। आपने सरकारी अफसरान की बात की, IMF ने अपनी कंडीशन में ये भी कहा है कि जो मुराद दी जाती है उनको कम किया जाए। बिल्कुल ऐसा। IMF ने बिजली के प्राइसेस बढ़ाने को कहा है, गैस के प्राइसेस बढ़ाने को कहा है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाने को कहा है, लेकिन देखिए हमारी लेकिन जो आप गैस, बिजली और पेट्रोल के प्राइस बढ़ाने की बात कर रही है ना आनम, पहले ही ऑलरेडी गैस की कीमतों में इस हद तक इजाफा हो चुका है कि लोगों के घरों के गैस के बिल 90-90 हजार रुपए आ रहे हैं। आप बिजली की कीमतों के हवाले से बात कर रही हैं तो अभी भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में 85 रुपए में एक यूनिट अवेलेबल होगा, तो इंडस्ट्री का पहिया कैसे चलेगा? देखिए, हम अगर इक्तिसादी पॉलिसी इस नियत से बनाए कि आम आदमी रिलीफ पाए, पहली ये बात। दूसरी बात, हमारे मुल्क में अरबों रुपए का टैक्स चोरी हो रहा है, हम उस टैक्स को कंट्रोल किया जा सकता है। वो लोग जो टैक्स की जद में नहीं आते, जो लोग टैक्स पे नहीं करते, उन लोगों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता है। एक नया कदम हुकूमत ने शुरू करने जा रही है जिसमें सिम्स के ऊपर टैक्स लगेगा, जो मोबाइल सिम्स हमारी चलती हैं, इसके ऊपर से भी एक बड़ा अभी हम लोग 100 रुपए का रिचार्ज करते हैं तो हमारे पास मोबाइल में 65 या 62 रुपए आ रहे होते हैं। अगर सिम के ऊपर भी टैक्स लगना शुरू हो गया तो वो अवाम का क्या बनेगा? देखिए, ये टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए कदम किया जा रहा है, डेफिनेटली अवाम इसमें बेचेगी, लेकिन जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है वो तो किसी हद तक रिलीफ में आ जाएगा। जो लोग टैक्स नहीं पे कर रहे उससे हमारा टैक्स नेट बढ़ेगा। आप यहाँ से देखिए कि हमारा 1000 अरब रुपए सालाना खसारा है। ठीक है, अगर हम जो सरकारी असासे हैं, जिस तरह पीछे IMF ने बात की, गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर देख रही है कि PIA हो गया, स्टील मिल्स हो गया, PSA हो गया, इनकी प्राइवेटाइजेशन की है, क्योंकि अरबों रुपया जो है इसमें इनकी प्राइवेटाइजेशन की जाए। अरबों रुपया हुकूमत का इस पे लग रहा होता है सब्सिडी के नाम के ऊपर। और अगर आप सोचें कि 1000 अरब रुपया हम सालाना खसारे में आ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन अगर करते हैं तो वो खसारा भी हम बचा सकते हैं। वो अल्टीमेटली वो मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। जब इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करेगा तो ओवरऑल चीजें, प्राइसेस कम होगी और इकोनॉमी। लेकिन ये जो प्राइवेटाइजेशन के मामलात हैं, कुछ हलकों की तरफ से देखा जाए तो वो इस चीज को सपोर्ट करते हैं, कुछ हल्के इसको सपोर्ट नहीं करते। मेरा एक आम आदमी की हैसियत से आपसे सिर्फ ये सवाल है, मैं बतौर सहाफी भी आपसे सवाल नहीं कर रही। के इलेक्ट्रिक जो कि एक प्राइवेट एंटिटी है, और हमने देखा कि सिंध में, कराची में जब के इलेक्ट्रिक अपनी बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसके नर्ख सबसे ज्यादा है बिजली की यूनिट के, बावजूद इसके कि उसकी ट्रांसमिशन लाइन्स का कोई पुसाने हाल नहीं है। वहां पे कराची में इस कदर बिजली
जाते हैं जिसकी हद नहीं, क्योंकि वो एक प्राइवेट एंटिटी है और उससे मुआहदा कर लेने के बाद आज तक जो सिंध हुकूमत है, जो कराची की गवर्नमेंट है, वो खून के आंसू रोती है और आवाम भी रोते हैं। तो अगर हमने ये PIA को भी प्राइवेटाइज कर दिया, हमने दीगर और ऑर्गेनाइजेशंस को भी प्राइवेटाइज कर दिया, तो आवाम तो फिर सब्सिडी जैसी सहूलत को तो शायद सोचना ही छोड़ देंगे कि कभी कोई सब्सिडी भी हुआ करती थी। प्राइवेटाइजेशन करने का हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि जहाँ प्राइवेटाइज किया जा रहा है कि उनकी अपनी मलकियत बन जाए, उनकी अपनी बादशाहत बन जाए। बात अगेन वहाँ पे आगे कि प्रॉपर सर्विलेंस टीम तश्कील दी जाए, प्रॉपर मॉनिटरिंग टीम तश्कील दी जाए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद भी एक चेक एंड बैलेंस रखे, चेक एंड बैलेंस रखे, जो हमारी हुकूमत है, जो हमारे अफसरान है, जो इन चीज़ों को डील करते हैं, उन तक ये चीज़ें पहुंचाई जाए। देखिए, जब तक प्रॉपर सर्विलेंस नहीं होगी, प्रॉपर मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट नहीं होगा, जो हुकूमत आम गली कूचों बाजारों में सर्विलेंस टीम नहीं भेज सकी, जो वहां पर प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल नहीं कर सकी, आपको लगता है वो अशराफिया के सर पर बैठ के मॉनिटरिंग कर पाने में कामयाब होगी? देखिए, हमारी ये आवाज हुकूमत तक की जा रही है ना, इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप मेरे से बात कर रही हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ये किसी ना किसी ना हुकूमत तक बात जा रही है। आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है, एक जगह ये मसला है, दूसरी जगह ये मसला है। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। आपको क्या लगता है कि जो मुज़ाकरात होते हैं, जो बातचीत होती है, जो मसाइल है, वो सोशल मीडिया से आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहे? ठीक है, आपको लगता है कि हमारी बातों पर हुकूमत की कानों पर जूं रेंगेगी? जी, डेफिनेटली रेंगेगी। देखिए, अभी तक इतने पॉजिटिव कदम हो चुके हैं, ग्रेजुअली चीजें बेहतर होने की तरफ आ रही हैं, तो हम अल्लाह से तो पूरी उम्मीद है ना, वसीले तो अल्लाह ताला ने बनाने हैं। और मुझे अभी तक जितने इकदाम लिए हैं और जो प्रैक्टिकली जो चीजें हो रही हैं, बहुत ही बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं, मुल्क के इकोनॉमी वाइज भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ओवरऑल जिस हम मॉनिटरिंग और चेक एंड बैलेंस की बात कर रहे थे, इस हवाले से भी नजर आ रहे हैं। हमारी CM साहिबा पिछले ही मेरे नजर से कुछ वीडियोस गुजर रही थी, वो प्रॉपर इन मार्केट्स में जा रही हैं, वो प्रॉपर रेट्स को देख रही हैं, लोगों से पूछ रही हैं, बात कर रही हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आगे भी इंशाल्लाह चीजें पॉजिटिव ही रहेंगी। चलो, ये बहुत अच्छी बात है कि CM साहिबा जो है मार्केट्स का रुख कर रही हैं, लोगों से जाकर मिलती है। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब ये प्रोटोकॉल्स अरेंज किए जाते हैं, मैं एक बतौर जर्नलिस्ट यहाँ पर कहूँगी, तो किस किस्म के मामला जो हैं वो ज़रिए गर्दिश होते हैं। सब अच्छा की रिपोर्ट किस तरीके से दी जाती है, वो उस चीज़ को हमने बाकायदा फील्ड में उतरकर कैमरे की आंख से रिकॉर्ड किया। एनीवेज, थैंक यू सो मच। अनम नई माहिर मुईशत हमारे साथ मौजूद थी और तज्ज़िया दे रही थी हुकूमत की मौशी पॉलिसियों के हवाले से। एनीवेज, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। जी, तो अब बात करते हैं एक ऐसे इंतहाई अहम मामले के हवाले से, क्योंकि अभी खबरें तो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि हुकूमत कब उस खबर पर सदाकत की मोहर सब्त कर दे। खबर ये है कि सोलर पैनल सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग खत्म करके क्रॉस मीटरिंग की जो पॉलिसी है उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। अब ये जो पॉलिसी है, इस सिलसिले में जो IMF है उसको भी अपडेट किया जा रहा है कि हम आगे चलकर ग्रॉस मीटरिंग की जो नई पॉलिसी है उससे इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाने का जो वजह है वही नज़र आ रही है कि बिजली की कीमतों पर और बिजली की बहरान पर काबू पाया जाए। दूसरा ये भी है कि हतमी फैसला तो सिलसिले में कोई हुआ नहीं है, लेकिन जो वज़ीर तवानाई हैं अवैस लगारी साहब, वो ये ज़रूर फरमा रहे हैं कि हाँ, नज़रसानी करके इस किस्म की कोई पॉलिसी जो है वो वज़ा की जा सकती है। अब मसला यहाँ पर ये आता है कि जैसे ही लोगों को थोड़ा सा सुख का सांस मिलता है, हुकूमत की ही कोशिश होती है कि भाई इन्होंने सुख का सांस ले कैसे लिया। अब अगर इन्हें पता चल जाए कि अगर उनकी जेब में 4 पैसे अगर खुशी खुशी जा रहे हैं, या वो अपने उन 4 पैसों से अपने घर के अहले खाना पर कोई ना कोई जमा खर्च कुछ कर सकते हैं, तो ये रिलीफ लोगों को मिल कैसे गया। इसी पर बात करते हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद फैजान अली, जो कि पहले भी सोलर पैनल के हवाले से हमारे प्रोग्राम का अक्सर हिस्सा बनते रहे हैं। फैजान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे भी और हमारे व्यूअर्स को भी ये बताइए कि ये नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग ये क्या चीज़ है? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे इधर बुलाने का। बेसिकली नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग और नेट बिलिंग, ये 3 किस्म की रिजीम्स हैं जो कि दुनिया में इस वक्त चल रही हैं। हमारे यहाँ नेट मीटरिंग चल रही है। नेट मीटरिंग ये है कि जो भी सारिफ सोलर सिस्टम लगा रहा है, जो भी वो जनरेट कर रहा है और जो भी वो कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी एडजस्टमेंट यूनिट टू यूनिट होती है। इसमें कोई मॉनेटरी बेसिस पे एडजस्टमेंट नहीं हो रही। जो भी आप यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो भी आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, वो एट द एंड ऑफ द मंथ एडजस्टमेंट हो रही है। और अगर कोई आपके पास यूनिट बच गए हैं, उसको नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड करते हैं और 3 महीने बाद फिर उसकी मॉनेटरी उसमें कन्वर्जन करते हैं। एडजस्टमेंट क्या मतलब बिल में एडजस्टमेंट हो? जी, बिल में आ जाता है कि जो आपने यूनिट्स कंज्यूम कितने किए हैं और आपने प्रोड्यूस कितने किए हैं, उनको यूनिट टू यूनिट आप एडजस्ट कर लेते हैं एज इट इज, तो आपका बिल 0 होने के चांसेस होते हैं। और यही इस वक्त हो रहा है। तो
तो इस वक्त जो हमारी रिजीम है वो नेट मीटरिंग है। नेक्स्ट एक रिजीम आती है ग्रॉस मीटरिंग की, जो कि दुनिया में वो भी चल रही है। ग्रॉस मीटरिंग की ये है कि जितनी भी आपने एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सबसे पहले आप डाल रहे हैं डायरेक्टली ग्रिड में, उसके लिए 1 मीटर है। अच्छा। और फिर एक जितनी भी आप ग्रिड से इंपोर्ट कर रहे हैं उसका एक अलग मीटर है। अच्छा। और वो फिर आपके पास एट द एंड ऑफ द मंथ बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाता है कि आपने कितनी इंपोर्ट की और कितनी एक्सपोर्ट की। उसके फिर डिफरेंट रेट्स हैं। मतलब वो जो ग्रिड है कि जो वो वाली बिजली है वो जाएगी हुकूमत की ग्रिड में। ठीक है। अच्छा, मतलब एक तो हम अपने घर में सोलर लगा रहे हैं अपने पैसों से, जी। ऊपर से वो हम बिजली प्रोड्यूस करके दे रहे हैं ग्रिड में जा रहे हैं, और जो अगला मीटर लगना है पैसे उसके भी लगेंगे। जी। बहुत अच्छे। जी। और वो जो आप उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा अब एंड ऑफ द मंथ आपके पास आ गया कि आपने ग्रिड में कितनी बिजली डाली और आपने ग्रिड से कितनी बिजली ली। इन दोनों के डिफरेंट रेट्स हैं और ऑब्वियसली जब आपने ग्रिड में डालेंगे उसका रेट बायबैक रेट वो कम दे रहे हैं और जो आप ग्रिड से ले रहे हैं वो रिटेल रेट पे ले रहे हैं। तो जब आप उस पर एडजस्टमेंट करेंगे आपका कुछ बिल आएगा और प्लस उसके ऊपर फिर आपके टैक्सेशन FBR टैक्सेशन तो भी बात में मैं टैक्सेशन और FBR वाले मामला तो पर कहने का मकसद ये, एक तो मैंने अपने घर में बिजली का यूनिट लगाया कि मैं अपने खुद की बिजली प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है ना। अब उसके लिए मुझे चूंकि हुकूमत ने कह दिया ग्रॉस वो मीटरिंग करने के लिए, तो मैंने एक और मीटर भी लगा लिया। वो मीटर 35,000 का लगता है, 34 का लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ एप्लीकेशन देने के बाद मीटर नहीं लगते। मेरी वालदा भी लगाना चाह रही थी तो उनको भी किसी ने ये कहा कि आप हमें 30,000 रुपए दें, हम आपका मीटर जो है वो जल्दी लगा दें, जैसे लाइन मैन वगैरह होते हैं, ठीक है। अब आपने जब अपने घर में मीटर भी लगा लिया, पैसे 35-40 हज़ार रुपए वो भी भरपाई कर दी, फिर उसके बाद आती है कि अब आपकी वो जो बिजली है वो जा रही है हुकूमती ग्रिड में, ठीक है। आपने तो मुफ्त बिजली बनाई थी, ठीक है ना, 4 पैसे भी लगाए थे। फिर उसके बाद हुकूमत अब वो यूनिट 85 रुपए में बेचे, 65 में बेचे, 70 में बेचे, अब वो आप अपनी ही दी गई बिजली को दोबारा से खरीद रहे हैं। तो ये किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं? बस ये अनफॉर्चुनेटली ये एक रियलिटी है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसी कॉन्सेप्ट पे दोबारा प्लीज इसे कंटिन्यू कीजिएगा। तो ग्रॉस मीटरिंग में आप यूनिट टू यूनिट नहीं मॉनेटरी वैल्यू पे एडजस्टमेंट करेंगे और उस पे टैक्सेशन लगते तो वो गालिबन आपका मीटर का जो बिल है ना बिजली का वो कभी जीरो नहीं हो पाएगा रिगार्डलेस आपने अपना सोलर लगाया हो। एक तीसरी रिजीम है नेट बिलिंग की। नेट बिलिंग की रिजीम ये है कि जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो कंज्यूम कर रहे हैं वो एट द सोर्स तो एडजस्टमेंट हो रही है, जो एक्स्ट्रा यूनिट आप वापस ग्रिड में डाल रहे हैं ना उनको आप मॉनेटरी वैल्यूज में कन्वर्ट करके और फिर जो आपने इंपोर्ट किए हुए हैं एक्सेस यूनिट्स उनको फिर आप मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करके और सिर्फ उनको एडजस्टमेंट करेंगे। जहां तक अब इस वक्त हमें गुमान पड़ रहा है कि गालिबन हुकूमत नेट बिलिंग चाह रही है, अच्छा, लेकिन उनके मिस्टेकनली किसी ने ग्रॉस मीटरिंग का लफ्ज शायद डाल दिया जिसकी वजह से वो ग्रॉस मीटरिंग चली गई है। ग्रॉस मीटरिंग पाकिस्तान के सिस्टम में एक तो नंबर 1 थोड़ी सी मुश्किल है, जैसे मैंने आपको कहा कि 2 मीटर्स आपने लगाने हैं। 2 मीटर्स आप कैसे 1 मीटर ही नहीं लगता तो दूसरा मीटर कैसे लगाएंगे, ठीक है। एक तो वो है, फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट कौन बेयर करेगा, फिर उस पर चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा कि वो वाकई ग्रिड में सारी जा रही है या आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से होके ग्रिड में जा रही है। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से ग्रॉस मीटरिंग तो वायबल नहीं, अलबत्ता नेट बिलिंग जो है वो वायबल है। अच्छा, लेकिन जो नेट बिलिंग है क्या उसका भी सारिफ की जेब पर कोई असर होगा? जी, सबसे जो इसमें कंज्यूमर फ्रेंडली है ना वो तो इस वक्त जो नेट मीटरिंग है जो मामला चल रहा है वो सबसे ज्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली है। उसके बाद नेट बिलिंग है। नेट बिलिंग में ये है कि एक ही मीटर है जो एट सोर्स आपके घर में जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और यूटिलाइज कर रहे हैं उसका तो कोई कहीं नजर ही नहीं आ रहा क्योंकि वो तो एडजस्टमेंट एट सोर्स हो रही है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा यूनिट जो रात के टाइम है जो आप कंज्यूम नहीं कर रहे वो आप एक किस्म के रात के टाइम, हाँ जी, रात के टाइम जो आप इंपोर्ट करेंगे ग्रिड से उसका फिर टैरिफ अलग होगा और जो आपके एक्स्ट्रा यूनिट एक्सपोर्ट करेंगे उनका फिर टैरिफ आपको, और वो जब आप एडजस्टमेंट करेंगे तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ बिल देना पड़ेगा। सही। अच्छा, जिस तरीके से अभी IMF के साथ हमारा मुज़ाकराती दौर चल रहा है उसमें से कल भी एक सेशन होगा जिसमें मालियाती हुजम के हवाले से और कर्जों के हवाले से बातचीत होगी। अगर हुकूमत ये प्रपोजल सामने रखती है उनके तो कितने कभी इम्कान है, कितने हाई चांसेस हैं कि IMF इस चीज़ को सपोर्ट करेगा? क्योंकि एक तरफ तो IMF ये कह रहा होता है कि आप इशराफिया पे टैक्स लगाएं, आप ये करें या वो करें, ठीक है ना, लेकिन इसमें चंद एक लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने याद है हमने लास्ट टाइम 3 मरले के घरों के हवाले से बात की थी, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी कमेटियां डालकर, जो कि अपनी थोड़ी सी सेविंग्स निकाल कर कोशिश कर रहे हैं कि चलें 1-2 प्लेटें हम सोलर के लगा लें। तो ये हुकूमत तो ऐसे लोगों को भी फिर उस नेट मीटरिंग में ले आएगी, नेट बिलिंग में ले आएगी। जी, अगर आप मुझे थोड़ा सा इजाजत दें, मैं आपको पहले बताऊं कि हुकूमत का प्रॉब्लम क्या है, हुकूमत किस लिए ये करना चाह रही है और इसमें क्या हुकूमत ये कहती है कि दिन ब दिन उनकी जो डिमांड है ना वो श्रिंक होती जा रही है। अच्छा, अब ओवरऑल हमारे पास तकरीबन 2200 मेगावाट के करीब नेट मीटरिंग रूफटॉप पे हुई है। वो 2200 मेगावाट तकरीबन एनुअली
3 टेरावाट आवर्स प्रोडक्शन कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान की जो टोटल डिमांड है ना वो तकरीबन 140 टेरावाट आवर्स है। उन 140 टेरावाट आवर्स में से सिर्फ 3 टेरावाट आवर्स जो है जो ये हमारे रूफटॉप सोलर के जो नेट मीटरिंग वाले हैं वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हुकूमत का ये कहना कि जी इनकी वजह से मेरी डिमांड श्रिंक हो रही है, सिर्फ 3 टेरावाट आवर्स है, ये दुरुस्त नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने इस कदर लिमिट हो गई है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम होती जा रही है। एनर्जी के टैरिफ रेट्स बहुत हाई होते जा रहे हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट भी खुद ब खुद कैप्टिव सोलर लगा रहे हैं क्योंकि सोलर की प्राइसेस इतनी कम हो गई हैं। अब IMF पे आ जाते हैं। IMF का ये कहता है कि हमारा भी इस वक्त जो टैरिफ का निज़ाम है वो सारा क्रॉस सब्सिडेशन पे मुनस्सर है कि जो इंडस्ट्रियल का जो टैरिफ है वो क्रॉस सब्सिडाइज कर रहा है पुअर को। अगर मैं एक रेजिडेंशियल कंज्यूमर हूँ, मैं क्रॉस सब्सिडी, मेरे टैरिफ में कुछ हद तक पोर्शन है जो कि मैं पुअर को सब्सिडाइज कर रहा हूँ। IMF कहती है कि इस तरह का निज़ाम नहीं चलना, जिसका जो हिस्सा है एनर्जी में वो उतना बेयर करें और आप ये क्रॉस सब्सिडी ना करें जिसकी वजह से पावर सेक्टर अनवायबल हो जाता है। और आप अगर कोई गरीब है तो उसको डायरेक्ट सब्सिडी दे दे। अच्छा। ये IMF का कहना है। और हुकूमत ये कहती है कि रूफटॉप सोलर जो है, जो नेट मीटरिंग है, ये दूसरे सार्फिन पे बोझ हैं क्योंकि ये अपनी बिजली तो पैदा कर लेते हैं और हुकूमत से जो शाम के टाइम जब दोबारा ग्रिड पे आते हैं तो फिर हुकूमत को उसके लिए भी बिजली प्रोक्योर करनी पड़ती है। तो ये मामला चल रहे हैं, लेकिन IMF डिक्टेट नहीं करता कि आपने ये ग्रॉस मीटरिंग करनी है, नेट मीटरिंग को छोड़ना है। IMF सिर्फ ये कहता है कि आप अपने टैरिफ के निज़ाम को दुरुस्त कर लें जिससे जिसका जो बर्डन है वो बेयर करें और क्रॉस सब्सिडाइजेशन का निज़ाम एंड हो। अच्छा, लेकिन हमारी हुकूमत का ना, इस हुकूमत का सबसे बड़ा अलमिया यहाँ पर ये आ रहा है कि बहुत सारी पॉलिसीज वज़ा की जा रही हैं, बहुत सारे बिल भी मंजूर किए जा रहे हैं, लेकिन स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिए बगैर। तो फिर अगर इस किस्म की कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है तो ये फिर कितना बड़ा नुकसान होगा एक कंज्यूमर के लिए जो कि सोलर पैनल ऑलरेडी घर में एडजस्ट कर चुका है। पहले उसने 10-20 लाख रुपए का सेटअप लगाया, फिर उसको 2-2.5 लाख रुपए महीने के फिर से भरने पड़ रहे हैं। तो ये एक तरीके से उसके लिए तो जो सहूलत थी जो कि वो एक नेचुरल सोर्स से ले रहा था तो वो तो खत्म हो जाएगी। जी, ये इसी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और इसीलिए हम हुकूमत को ये कहते हैं कि देखें एक सोलर इंडस्ट्री है वो आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो लिहाजा कोई ऐसा फ़ैसला अगर आप लेंगे जिससे सार्फिन पे बोझ पड़ेगा, जिससे उनकी बिलिंग सिस्टम में और ज़्यादा उनका बिल आने लग जाएगा, तो आप देखिएगा कि लोग और तेज़ी से सोलर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे और ग्रिड ही छोड़ देंगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि आपके सोलर पैनल्स बहुत सस्ते हो रहे हैं, आपकी बैटरीज बहुत सस्ती हो रही हैं दिन ब दिन। तो अगर आप उन पर मजीद बोझ डालेंगे, सोलर पैनल्स तो उनका ऑलरेडी लगा हुआ है, तो वो एट द एंड ऑफ द डे क्या करेंगे, वो बैटरीज खरीद लेंगे और कंप्लीटली आपके ग्रिड से डिफंक्ट हो जाएंगे। तो हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए, कोई ऐसा एक सिस्टम लेकर आए, मैकेनिज्म बनाए, एक विन विन सिचुएशन हो सारिफ के लिए भी, हुकूमत के लिए भी। कहीं ऐसा ना हो कि इतना बोझ सारिफिन पे डाल दे कि उनके लिए बैटरी सिस्टम और बाकी जो सोलर सिस्टम है वो और वायबल हो जाए कि वो जिन्होंने 5 साल बाद सोलर पे जाना था वो कल ही सोलर पे चले। और बिल्कुल मैं तो ये कहूंगी कि हुकूमत आवाम को इतना भी तंग ना करे कि जो आवाम के हाथ बैटरी की और सोलर की तरफ बढ़ने ना वो आपके गिरेबानों तक पहुंचना शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच फैजान अपना वक्त देने के लिए और वी जस्ट होप कि ये तमाम तर मामला जो हैं वो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर डिस्कस किए जाएं ताकि इसका कोई बेहतर हल निकल सके। एनीवेज आगे बढ़ते हैं न्यूज़ अपडेट्स की तरफ। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सेगमेंट्स में कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें पहली है एक ऐसी रिसर्च कि जिसमें बताया जा रहा है कि हफ्तावार जो छुट्टी यानी कि जो आपका वीकली ऑफ है वो उस दिन ज़्यादा देर तक सोने वाले अफराद में डिप्रेशन जैसे मर्ज का खतरा नुमाया हद तक खासा कम हो जाता है। और ये दिलचस्प दावा चीन में होने वाली एक रिसर्च में सामने आया है। सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में लगभग 8000 अफराद के डेटा की जांच पड़ताल की गई और इन अफराद से डिप्रेशन के अलामात की तफसीलात जो थी वो हासिल की गई, जबकि नींद के बारे में एक क्वेश्चन जो था वो फिल करवाया गया। अब जो रिजल्ट्स थे उससे पता ये चला कि 50% के करीब अफराद हफ्तावार छुट्टी के मौके पर मामूल से ज़्यादा वक्त तक सोने के आदी होते हैं और इसमें कोई नई बात नहीं है। बहरहाल रिसर्च के मुताबिक जो अफराद छुट्टी के दिन 1 या 2 घंटे ज़रा ज़्यादा सो लेते हैं उनमें डिप्रेशन की इलामात से मुतासर होने का खदशा 46% तक कम हो जाता है। तो रिसर्चर्स की जानिब से मज़ीद तहकीक की गई तो इंकशाफ ये हुआ कि आम दिनों में 6 घंटे से कम वक्त तक सोने वाले अफराद में डिप्रेशन का खतरा थोड़ा बढ़ सा जाता है, मगर हफ्तावार जो हमें एक हॉलीडे मिलती है, जो एक वेकेशन मिलती है, उस मौके पर ज़्यादा वक्त तक सोने से उन्हें इस मसले से बचने में खासी मदद मिलती है। तो मुहक्किकीन जिनके जो रिसर्चर्स हैं वो ये भी बता रहे हैं कि डिप्रेशन
سب سے عام دماغی ایک عارضہ ہے اور دنیا بھر میں کروڑوں افراد اس سے متاثر ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چھٹی کے دن 2 گھنٹے کی اضافی نیند دماغ کے لیے بڑی مفید ثابت ہوتی ہے اور ڈپریشن سے بچنے میں خاصی مدد ملتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ اگر میں نے 7 بجے اٹھنا ہوتا ہے اپنے نارمل ڈیز میں، کیونکہ آفس کے لیے نکلنا ہوتا ہے 7:30 بجے تک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں 10 بجے تک سو جاتی ہوں اپنے سیٹرڈے یا سنڈے کو، تو وہ میرے لیے کافی فروٹفل ہوگا اور باقی سارے لوگوں کے لیے بھی۔ تو اس طریقے سے اپنی کیلکولیشن نکال لیجیے۔ اینی ویز، ایک اور انٹرسٹنگ سی سٹوریز وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کسی بھی کام کو بہتر انداز میں سر انجام دینے کے لیے کچھ لاز کا ہونا اور اس پر عمل درآمد کرنا ڈیفینیٹلی ایک لازمی سی چیز ہے۔ اگر متعلقہ حکام یہ قوانین، یہ لاز امپلیمنٹ کروانے میں ناکام رہے تو معاشرہ افراتفری کا شکار ہو جائے گا، یہ بھی 100% درست بات ہے۔ مئی کے مہینے میں چین کے صحرا میں اونٹ کی سواری ایک مقبول جو ہے وہ تفریح ہے، یعنی کہ بڑی اچھی انٹرٹینمنٹ اسے تصور کیا جاتا ہے، جہاں مقامی افراد اور دنیا بھر سے آنے والے ہزاروں سیاحوں کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے۔ اب رپورٹ کے مطابق منگشا ماؤنٹین اور کرسنٹ سپرنگ کی انتظامیہ نے اس تپتے ہوئے صحرا میں ٹریفک سگنلز نصب کر دیے ہیں اور اس اقدام کا مقصد اونٹوں کی جو نقل و حرکت ہے اس میں روانی پیدا کرنا ہے۔ ہر سال اس علاقے میں اونٹوں پر سوار ہو کر ریگستان کے جو مخصوص علاقے ہیں وہاں کا رخ کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ خاصا ہی ایک انٹرسٹنگ صورت جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے۔ لہٰذا گزشتہ سال ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سالانہ چھٹیوں کے پہلے روز 10,000 سے زائد جو سیاح تھے، جو ٹورسٹ تھے، وہ کہ سواری کے لیے یہاں پر آئے، ان کی سواری سیاح اونٹوں کی سواری کے لیے یہاں پر آئے، جبکہ رواں سال ان کی تعداد 20,000 یومیہ تک جا پہنچی ہے اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے قدیم جو شاہراہ ریشم ہے وہاں پر سفر کیا، جبکہ چند ہزار لوگوں نے اونٹوں پر سوار ہو کر ان مناظر سے خاصا لطف بھی اٹھایا اور رش کی وجہ جو ہے وہ خاصی کم ہونے میں بھی جو تھی وہ اس میں بھی اضافہ ہوا۔ تو یہ ایک بڑے پیارے ہی ویژولز ہیں جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ دیکھیں قطار کی صورت میں یہ جو اونٹوں کا قافلہ ہے وہ رواں دواں ہے اور اگر تو کوئی ایک لا نہ ہو، کوئی ایک اسٹریٹجی نہ ہو، بغیر کسی حکمت عملی کے یہ لوگ یہاں پر اپنی تفریح کے لیے، ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے یہاں پر پہنچیں گے تو ایک بھیڑ کی سی صورت اکٹھی ہو جائے گی، ایک ہجوم سا اکٹھا ہو جائے گا اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی جانور اپنے ارد گرد بھیڑ کی جو شکل ہے وہ اختیار کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بپھرنے کا اس کا خطرہ بھی موجود رہتا ہے۔ ہوپ کہ آپ کو یہ دونوں سٹوریز ہماری بہت پسند آئی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے بہت سا خیال۔ کل انشاءاللہ ایک بار پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔